नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के इस सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 15 सितंबर 2021 के पेपर का। इसमें जो भी संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस करेंगे। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस सीरीज के अंतर्गत हम जो संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग आपकी ईओ, आरओ, आरएएस, सेकंड ग्रेड टीचर, पीटीआई, जेएलओ इत्यादि जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यही जो प्रश्न है वो बार बार आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने योग्य हैं और पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इस सीरीज में हम प्रत्येक जो प्रश्न है उनका एक विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इसके आसपास में तो जो तथ्यात्मक जानकारी है परीक्षा प्रोस्पेक्टिव से जो महत्वपूर्ण है उनका भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जो संविधान और राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 18 से। और प्रश्नों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके पास का बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो पहला जो सवाल है इसमें, 9 दिसंबर 1947 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने बहुत बार हम जो भी पढ़ते हैं संविधान में तो यही याद रखते हैं कि भारतीय संविधान में निर्माण में कितना समय लगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लेवल का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि संविधान जो सभा है ये कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक सभा गठित की गई जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, और इस सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम जो इसकी बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले इसकी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो 9 दिसंबर 1946 से लगाकर के 24 जनवरी 1950 तक कितना जो समय लगा ये पूछा गया है। तो ये जो समयावधि है ये 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन की है। कितनी? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो संविधान निर्माण में समय लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये समय कब से काउंट किया जाता है? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लगा करके आपका 26 नवंबर 1949 को इस दिन भारतीय संविधान है ये बनकर के तैयार हो गया था। तो ये जो समयावधि है इसको माना जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो हो गया। संविधान के बनने में कितना समय लगा, तो वो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू किया गया था। ठीक है, और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। साथ ही आपको ये भी डेट महत्वपूर्ण है ध्यान में रखनी है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया। उसके बाद में दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का है वो स्थायी अध्यक्ष है वो चुना जाता है। ठीक है, और तीसरी जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से इस सवाल का जो सही जवाब है वो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हो जाएगा।
नेक्स्ट है चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में है? तो ये राजस्थान जीके का सवाल है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, कोटा, बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो इसमें राजस्थान में कौन सा है आपसे पूछा है, तो राजस्थान में इसमें हो जाएगा कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, यानी कि ए, सी और डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए, सी और डी। नेक्स्ट है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है, ये कौन से वाद में दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न भी है। बहुत बार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं मूल ढांचे के संबंध में। तो मूल ढांचे के संबंध में जो अवधारणा है, ये आपकी केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 का जो महत्वपूर्ण कोर्ट का एक फैसला था, उस फैसले में है वो दिया गया था। और ये एक भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट का निर्णय रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। ठीक है, और इसमें अब तक की सबसे बड़ी जो जजों की पीठ है वो बैठी थी। इसमें टोटल 13 जज है वो बैठे थे। और दूसरी बात है कि संविधान का मूल ढांचा होता क्या है? तो मूल ढांचे की परिभाषा तो इस वाद में नहीं दी गई, लेकिन कुछ विशेषता है वो बताई थी, जैसे कि मूल अधिकार है, ये मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो हमारे संविधान की बात करें तो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, इसके अलावा संघात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, इसके अलावा जो मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, ये जो चीजें हैं ये संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर संसद के द्वारा संविधान संशोधन करके इस बेसिक स्ट्रक्चर को ही अगर बदल देंगे तो संविधान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए केशवानंद भारती वाद में ये फैसला दिया गया। इसमें टोटल 13 जज बैठे थे और 13 में से 7 और 6 का फैसला था, यानी कि 7 तो इस फैसले के पक्ष में थे और 6 इनके विरोध में थे। तो 7 जो बहुमत है, इन्होंने निर्णय दिया कि ये जो संविधान का मूल ढांचा है, इसमें कतई भी जो संसद के द्वारा विधि निर्माण करके संविधान संशोधन है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मामला इस मूल ढांचे से संबंधित था। क्या होता था कि ये जो वाद है इस विकल्पों में दिए गए हैं, तो इन पर डिस्कस करते हैं। आइए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951 और सज्जन सिंह वाद बनाम राजस्थान सरकार 1965 के जो 2 महत्वपूर्ण फैसले थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद को पूर्ण शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, यानी कि संसद जो चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में 1967 में एक गोलकनाथ वाद आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में। और इस वाद में, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो संसद है ये मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसमें आपके 11 जज बैठे थे, 11 जजों की पीठ ने ये फैसला है वो सुनाया था गोलकनाथ वाद में। चूंकि ये 11 जज थे तो इससे अधिक केशवानंद भारती वाद में है वो जजों की पीठ है वो बैठी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, ये किस वाद का महत्वपूर्ण निर्णय है? तो ये गोलकनाथ वाद का महत्वपूर्ण निर्णय था। और उसके बाद में केशवानंद भारती वाद आया और इन्होंने इस वाद में इस निर्णय में कह दिया कि संविधान कि मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे नई सरकारें गठित होती जाती और वो अपनी मन मर्जी से अपने कुछ हितों के साधन के लिए संविधान में संशोधन है वो करती रहती, तो न्यायालय ने ये सोचा कि अगर कोई भी सत्ता पक्ष
इस प्रकार से अपने हितों के साधन के लिए संविधान में संशोधन करती जाएगी तो एक दिन संविधान का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। और कहीं अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसके आधार पर कहीं निरंकुश शासन भी स्थापित ना हो जाए। इसलिए ये केशवानंद भारतीवाद है महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के मूल ढांचे के संबंध में इन्होंने है वो कॉन्सेप्ट प्रतिपादित है वो किया था। ठीक है, तो आप चीजों को समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद 1973। तो ये जो ईयर है ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है और आपसे सुमेलित भी करवा लिया जाता है कि शंकरी प्रसाद वाद नेक्स्ट दे देंगे 1951 में, सज्जन सिंह वाद 1965 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो ये जो ईयर है ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण इन वादों का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे या भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। तो संविधान के जो उपबंध है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के कोई भी विषय है उस विषयों में से किसी के संबंध में कोई अधिकारिता और शक्ति तभी प्राप्त होगी जब संसद है वो विधि के द्वारा कानून बना करके उसको प्रदान करे, सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 138 में ये प्रोविजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 के अनुसार, जो 40 अनुच्छेद है 40 जिसमें पंचायतों के संगठन के बारे में जानकारी दी गई है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि ये सीधा का सीधा जो स्टेटमेंट है ये भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संगठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं तो उससे उठाया गया है और इसमें ये जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आएगा स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का। यानी कि आपकी जो सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए राज्य क्या करेगा कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्तियां यानी कि पावर और अथॉरिटी प्रदान करेगा जिससे कि जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं वो अपने कार्यों को करने के योग्य हो जाए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है, आपको ध्यान में रखना है। पंचायतों के बारे में भारतीय संविधान में मूल रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है तो वो आपके अनुच्छेद 40 में। और भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद जो 36 से लगा करके 51 है इसमें राज्यों के लिए कुछ नीति के निर्देशक तत्व है ये संविधान के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है, कंक्रीट जो लिस्ट है, इसका प्रावधान का विचार किस देश से लिया गया है। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां और चौथी है आपकी अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो इसका हमने पहले भी डिस्कस किया है। समवर्ती सूची की बात आए तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, रेजिडुअल जो पावर है वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट आपको ध्यान में रखना है, पहले भी हमने डिस्कस किया, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से। और संघात्मक शासन, यूनियन जो शब्द है ये भी आपका कैनेडियन संविधान से ग्रहित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से जो राज्यपाल है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी, ये प्रावधान भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है और समवर्ती जो सूची का प्रावधान है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अमेरिका से जो लिया गया था वो एक तो मूल अधिकारों का प्रावधान, न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है
भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूके से संसदीय शासन प्रणाली, इसके अलावा विधि निर्माण की जो प्रोसीडर है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ही ली गई है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपका ब्रिटेन के अलावा आप बात करें आयरलैंड की, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमने अभी डिस्कस किया, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? तो भारत सरकार में सबसे अधिक समयावधि पर जो मंत्री के पद पर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर जगजीवन राम। जगजीवन राम बाबू भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, और ये बाबूजी आपके 29 वर्ष और 4 माह तक भारत सरकार में मंत्री के पद पर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ये 4 बार मंत्री रहे, 4 टाइम, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में 2 टाइम और 1 बार मोरारजी देसाई के शासनकाल में, यानी कि टोटल 7 बार ये मंत्री रहे। और सबसे अधिक समय है 29 वर्ष, और इसके बाद में सर्वाधिक बार मंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति है वो है आपके स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह आपके 23 वर्ष तक भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? यानी कि जो आपकी गवर्नेंस जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में है? तो राजस्थान की जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये इसका स्ट्रक्चर है वो त्रिस्तरीय है, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपकी है जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सृजन किया गया। और राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत पूछी जाए तो पंचायती राज की शुरुआत नागौर के बगदरी गांव से मानी जाती है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने इनकी शुरुआत है वो की थी। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इस भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के मध्य आपकी पंचायतों का वर्णन मिलता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अगर किसी भी शिकायत पर जांच करनी होगी तो क्या केवल पीड़ित व्यक्ति की कोई शिकायत करेगा तभी जांच करेगा या फिर स्वप्रेरणा से? तो ये इसमें गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहे या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग कहे, यह स्वप्रेरणा से, ठीक है, स्वप्रेरणा से या फिर किसी व्यक्ति यानी कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर भी ये मानव अधिकारों के हनन से संबंधित कोई भी शिकायत है तो उसकी जांच है वो कर सकता है। तो इसलिए स्वतः नहीं वाला ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। मानवाधिकारों के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है, पेंडिंग है, तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये बात भी गलत है। अगर कोई भी मामला मानव अधिकारों के हनन से संबंधित है, मानव अधिकारों का कहीं भी वायलेशन हुआ है, वो जो आपका इस प्रकार का केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो भी मानवाधिकार आयोग उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। और हस्तक्षेप किस आधार पर करेगा? उस संबंधित जो अदालत है उस अदालत के
संस्तुति पर, उनके रिकमेंड पर वो इस प्रकार का हस्तक्षेप भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से कथन सही है ये पूछा है, तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही बी सही है। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार आयोग के और क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या इनकी शक्तियां हैं, तो मानवाधिकार आयोग ये 2-3 बातें हमने अभी डिस्कस किया, ये तो कर ही सकता है। इसके अलावा क्या करता है कि मानवाधिकार के संबंध में रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करने का कार्य करते हैं, और किस प्रकार से मानवाधिकार की रक्षा की जा सके, मानव के अधिकारों की, तो उस पर ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार आयोग ये जो शक्तियां वगैरह है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में ये वर्णित है। कौन सी धारा? 3 में उनकी शक्तियां और कृतियों का वर्णन है। इसके अलावा जो मानवाधिकार, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जिससे मानवाधिकार वायलेट होता है, तो उस आतंकवादी गतिविधियों को किस प्रकार से रोका जा सके, उस पर भी ये अपनी राय देते हैं, सिफारिश करते हैं। इसके अलावा जो सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई भी, चाहे उपचार केंद्र हो या फिर कोई संरक्षण में रखे गए, जैसे जेल में रखे गए कैदी है, तो वहां पर भी समय समय पर मानवाधिकार आयोग की सदस्य और टीम है वो निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि कहीं पर मानवाधिकार का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उस संबंध में कार्रवाई करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी सरकार को समय समय पर है वो सौंपते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो कार्य है ये आपके मानवाधिकार आयोग का है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है वो गठन हुआ था। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो आपका 18 जनवरी 1999 को गठित हुआ और मार्च 2000 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। सुश्री कांता भटनागर राजस्थान की पहली मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही हैं। और डॉक्टर जो रंगनाथ मिश्रा है पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वो आपके भारत सरकार, भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इनके पहले है वो अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत के संविधान में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, इसके तहत प्राकृतिक जो पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरणों के संरक्षण की बात भी भारतीय संविधान का जो भाग 4 के आर्टिकल 51 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। और ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में बात की गई है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव इसके अंतर्गत है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। क्या? फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए एक बार एक दृष्टि दौड़ा लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ये है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और मौलिक अधिकार के साथ साथ में कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं जो नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक रूप से उनकी पालना भी करनी चाहिए। तो ये मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 है, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो देखिए 51 के भाग 4 के में, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 के में ये नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सारी की सारी जो 11 फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है।
क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। और बहुत बार तो इस प्रकार से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको क्रम में रखना है, जैसे कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो ये चीज आपको सीक्वेंस वाइज पूछी जाएगी, जैसे उनके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इसका सही जो सीक्वेंस है वो संविधान के अनुसार कौन सा है बताइए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। दूसरा जो प्रमुख मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया, ऐसे उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तीसरी बात कही है कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। आगे कहा गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान अगर किया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए भी हाजिर होवे। भारत के जो सभी लोगों, नागरिक हैं, लोग हैं, उसमें भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझते हुए उसका परिरक्षण करें। आगे कहा गया है, जो इस सवाल में पूछा गया था, कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है, यानी कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ। ये चार चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। उनकी हमें क्या करना है कि रक्षा करना है, प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, और उनका संवर्धन भी करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना भी रखनी है। आगे कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन संबंधित जो बात है वो भारतीय संविधान में कहाँ पर कही गई है। मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, कहाँ पर है? तो ये आपकी मूल कर्तव्य में है, नागरिकों के लिए कही गई है कि नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक साइंटिफिक जो आपका दृष्टिकोण है वो होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान का अर्जन करने की है वो भावना होनी चाहिए और सुधार की भावना का भी विकास करना चाहिए, ठीक है। और ये जो मूल कर्तव्य है ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो कर्तव्य है अगर उनका आप उल्लंघन करेंगे तो संवैधानिक रूप से आपको दंडित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन है, सुधार की भावना है। तो देखिए, मानववाद आप ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, ठीक है, और सुधार की भावना नहीं रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लॉ है, विधि है, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, हिंसा से दूर नहीं रहेंगे, अहिंसा करेंगे, तो फिर आप पर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू लें। आगे कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य है उसके लिए शिक्षा का अवसर है वो प्रदान करे। तो ये जो अंतिम बात है ये आपकी और संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि आपका 86वां संवैधानिक संशोधन है, अधिनियम 2002। इसकी धारा 4 के माध्यम से 1 अप्रैल 2010 को ये अंतस्थापित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों की, उनके जो भी संरक्षक हैं, उनके जो भी पेरेंट्स हैं, उनको शिक्षा का अवसर है वो उपलब्ध करवाना। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अनुसार कितने वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का
मूल कर्तव्य बताया गया है माता पिता और संरक्षक का। तो इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 5 वर्ष से लगा करके 10 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये चीजें भी, फैक्ट भी अच्छे से ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 6 वर्ष से लगा करके 14 वर्ष तक की आयु के लिए है वो शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका हमने डिस्कस किया, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है इन चीजों को। अब आइए मूल प्रश्न पर आते हैं। तो ये इसका जो सही जवाब हमने देख लिया, वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये 4 बातें हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल की गई है। नेक्स्ट है, कौन राज्य विधानसभा के साधारण जो निर्वाचन होता है, जनरल इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली का, उसमें उसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य विधानसभा का जो साधारण निर्वाचन होता है उसका नोटिफिकेशन जारी करता है राज्यपाल के द्वारा, नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव का कार्य है, वो चुनाव संपन्न जो करवाने का कार्य है वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आप कहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, जिसमें आपकी पंचायती राज है, भाग 9 में पंचायत और भाग 9 के में आपकी पंचायत जो नगर पालिका। तो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव है, स्थानीय निकायों का चुनाव है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। और विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनका जो चुनाव है ये आपका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिसूचना की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, तो वो आपका राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना जो इन्फॉर्मर स्कीम है, इसके लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। तो ये बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद से जुड़ा सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में कौन से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की जो कार्यवाही है उसके लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें आपकी चारों ही बातें सही है, ए, बी और सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसका गठन क्यों किया गया था? कि नीति निर्माण और योजना का जो निर्माण है, पहले योजना आयोग होती थी और उस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना है वो इम्प्लीमेंट की जाती थी। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए है वो योजना तैयार की जाती थी। तो उस जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान है, तो उस योजना में राज्यों की भी भागीदारी बनी रहे, केंद्र शासित प्रदेश की भी भागीदारी बनी रहे। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का है वो गठन किया गया था। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद में वर्तमान अगर देखा जाए तो इस परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं और बाकी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और सचिव होता है जो नीति आयोग का सचिव है, वो ही इसका पदेन सचिव होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो कैबिनेट के जितने भी केंद्रीय कैबिनेट यानी कि संघीय कैबिनेट के जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं। सभी जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो प्रशासक होते हैं वो भी इनके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा इनके नीति आयोग है, वो नीति आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो सदस्य की बात करें तो 4 लेवल के सदस्य होते हैं। एक तो संघीय कैबिनेट के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और नीति आयोग के सभी सदस्य। तो ये तो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा
जो आपके स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के अंडर में भी मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, तो वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की जो विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित है वो किए जा सकते हैं। तो इसमें 4 आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए, बी और सी, डी चारों ही बात सही है। नेक्स्ट है, किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था इस विद्यमान है? जयपुर, कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर और जयपुर अजमेर। तो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में 2011 से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की है वो शुरुआत की गई थी। और पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था में क्या होता है कि पुलिस कमिश्नर होता है एक, और पुलिस कमिश्नर ही वहाँ की जो कानून व्यवस्था है और उस पूरे कमिश्नरेट जो क्षेत्र होता है उसका जो कानून और पुलिस का मुखिया और सर्वे सर्वा होता है, पूरी सारी शक्ति पुलिस कमिश्नर में होती है। तो ये आपकी 2011 में शुरू की गई थी, जयपुर और जोधपुर में विद्यमान है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये विवादित सवाल रहता है राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें क्या प्रोविजन था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केवल वही इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह सकते थे। लेकिन बाद में ये संशोधन कर दिया और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं है। तो इसमें किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोनों ही सही है, इसलिए इस सवाल को है वो फाइनली आरपीएससी ने डिलीट किया था। ठीक है, तो इसमें ए और दो दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और वर्तमान में अगर आप प्रेजेंटली देखा जाए तो गोपाल कृष्ण व्यास जो आपके इस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो पूर्व हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में हमने अभी इसी सेशन में पूर्व में भी डिस्कस किया कि 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो लोकायुक्त लोक सेवकों, मंत्रियों और सचिवों और विभागाध्यक्षों के जो जांच करता है, उनके किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है, उसके खिलाफ जांच करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बात कही गई है कि उसके संबंध में कौन कौन से जो स्टेटमेंट है, कौन कौन से जो कथन है वो सही है। पहला जो कथन है वो ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बिल्कुल, जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान के जो महालेखाकार है ये भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी और कर्मचारी है ये भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य वगैरह, ये भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और उसके कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, तो वो भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके अलावा जो सरपंच है, पंच है, विधायक गण है, ये सारे के सारे इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन इसके अलावा भी इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो एक्ट है 1997 को राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम है, इसके तहत लोकायुक्त की है वो व्यवस्था राजस्थान में की गई थी। और ये जो प्रमुख व्यक्ति है जिसके विरुद्ध इस संस्थान में है वो शिकायत नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैंने बताया एक तो उच्च न्यायालय जिनके मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधिपति या संविधान के अनुच्छेद 236 के
खंड में परिभाषित न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य है तो उसके खिलाफ इस संस्थान में जांच है वो नहीं हो सकती, शिकायत नहीं हो सकती। भारत में किसी न्यायालय का जो अधिकारी है या कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध भी संस्थान में शिकायत नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री, महालेखाकार, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है राजस्थान का उसके खिलाफ भी नहीं, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध भी नहीं, सरपंच, पंचों और विधायकों के विरुद्ध भी नहीं। इसके विरुद्ध कभी कभार शिकायत है वो कर ली जाती है, लेकिन इसके विरुद्ध में कभी भी प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता क्योंकि ये इसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इसके अलावा जो रिटायर्ड जितने भी लोक सेवक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो इसके विरुद्ध में भी इस संस्थान में कहीं भी शिकायत नहीं की जा सकती है। तो ये जो इतनी संस्थाएं आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार घुमा फिरा कर पूछते हैं किसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं और किसके विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि 5 वर्ष से अधिक का अगर कोई पुराना मामला हो जाता है तो उसकी शिकायत है वो लोकायुक्त में नहीं की जा सकती है। तो अब ये तो इनके दायरे से बाहर है कि शिकायत इसके विरुद्ध में नहीं कर सकते। तो आखिर शिकायत का दायरा क्या है, इसका शिकायत है वो किसके विरुद्ध में की जा सकती है। तो देखिए, राज्य के जितने भी जो मंत्री हैं उनके विरुद्ध में शिकायत की जा सकती है, सचिवों की, जितने भी जो डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष, उनके विरुद्ध में, लोक सेवक है यानी कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है, जिला परिषदों में प्रमुख, जो जिला परिषदों के प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, पंचायत समितियों के जो प्रधान और उप प्रधान हैं, जिला परिषदों में पंचायत समिति की स्थायी जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं, नगर निगमों, महापौर और उप महापौर, इसके अलावा जो स्थानीय प्राधिकरण है, नगर परिषद है, नगर पालिका और नगर विकास जो न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो राज्य के जो कंपनियां और निगम हैं और मंडलों के जो अध्यक्ष हैं, इसके विरोध में शिकायत की जा सकती है। अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है। तो ये जो दायरा है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखा जाए तो राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं और मंत्रियों के जो सचिव हैं उनके विरोध में शिकायत की जा सकती है, और राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी है, लोक सेवक है, उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसके साथ साथ जितने भी जो आपकी लोकल बॉडीज है, चाहे नगर निगम हो यानी कि नगर पालिकाओं वाली हो, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वगैरह, और चाहे आपकी पंचायतों से संबंधित हो, पंचायतों में आपको ध्यान में रखना है जो आपके सरपंच और पंच है उनके खिलाफ शिकायत नहीं हो सकती है। बाकी आपके जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष वगैरह, उनके खिलाफ आप शिकायत है वो कर सकते हैं। तो ये तो इनका शिकायत का कार्यक्षेत्र हो गया, और जो शिकायत नहीं की जा सकती है वो भी दोनों चीजें बता दी गई है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। राजस्थान के लोकायुक्त के खिलाफ किसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है और किसके विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत है वो नहीं की जा सकती, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 1973 जो अधिनियम बना था लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, इसी के तहत आपके लोकायुक्त की व्यवस्था राजस्थान में की गई थी। तो आज के इस सेशन में जितने भी इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े, तो इन प्रश्नों का हमने डिस्कस किया, विश्लेषण किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अत्यंत यूजफुल और पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आपकी अपकमिंग परीक्षाओं में काफी मील का पत्थर साबित होगी। और आपने अगर इन चीजों का अच्छी तरीके से पहले स्टडी भी की हुई है तो चीजों का आपका दोहराव होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, और ये रिवीजन इस प्रकार से अगर आप डेली बेसिस पर इन चीजों को देखते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो इन चीजों को आप स्थायी रूप से याद कर पाएंगे, और परीक्षा में भी किसी भी प्रकार की छोटी छोटी मिस्टेक जो आपकी हो जाती है उस मिस्टेक से बच जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने मित्र और साथियों के साथ जरूर शेयर करें। आपका सहयोग जब तक नहीं रहेगा
तो हम भी चीज़ों को और अच्छी तरीके से आपके साथ में है वो ज़्यादा समय तक नहीं दे पाएंगे। और अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से सहयोग करते रहेंगे, अपने मित्र साथियों के साथ में इनको शेयर करते रहेंगे, तो हम भी आपके लिए मोटिवेट रहेंगे सदा और आपके लिए और भी अच्छा करने का है वो प्रयास करेंगे। तो ये आपसे एक विशेष अनुरोध है, आप शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, उन्हें बताएं इस बारे में। और ओम डिजिटल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ क्विजेज और महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर से संबंधित जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। इसके इतर आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर अगर आप भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था की बात करें, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें, तो ये चीजें आपकी टॉपिक वाइज वहां पर टेस्ट के रूप में भी मिल जाएगी, जिससे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर डाउनलोड करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।